एक प्लेन तो एक जो cos थीटा में जस्ट 22% चंगे होंगे कहते हैं आपको। हाँ जी बच्चों, क्या हाल है? आई होप कि सब चंगे हो गए। तो वेलकम बैक टू अड्डा 247 फिजिक्स की रैप टीम में आपका एक ही सर फिर से लेकर आया हूँ फिजिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक which is electric field intensity due to a dipole at equatorial position। मीन्स हमने लास्ट केस में जो पढ़ा था बच्चों ना, उससे आगे के ये टॉपिक है। लास्ट केस में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पढ़ा था, उसके एक्सियल पोजीशन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने को मीन्स अगर ये एक डाइपोल था तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली थी। अब कहाँ निकालेंगे? यही पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। मीन्स अगर आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है और वो उसका ये बीच में सेंटर है ओ, तो उसी के जस्ट ऊपर एक पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई निकालना है। ये हमारा टारगेट है आज का। ठीक है, तो हमारे टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले बच्चों आप अपने माइंड को पूरी तरह फ्रेश कर लीजिए और बैठ जाइए सारे काम को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ने के लिए। एग्जाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आज की जो टॉपिक हमारी है उसमें यही है कि एक डाइपोल आपको दिया जाएगा, उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। जैसा कि यहाँ पर एक डाइपोल दिया गया है, आपका जिन डाइपोल का ओरिजिन है सेंटर है उसी के जस्ट ऊपर एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं या इक्वेटोरियल जो रिप्रेजेंट किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है बच्चों, ये एक प्लेन है जिसे इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। दिस इज ओनली एन इमेजिनेशन। ठीक है, तो इसी प्लेन पर आप देख सकते हैं पॉइंट है, इसी लाइन पर एक पॉइंट है जिसे हम क्या कहते हैं? इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। ये एक डाइपोल है, इसके जस्ट इसके बीच के ओरिजिन या सेंटर जस्ट ऊपर की जो लाइंस होते हैं और नीचे के लाइंस होते हैं, इस पोजीशन को इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। और यहीं पर पॉइंट हमारा मौजूद होने वाला है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है बच्चों। ठीक है, तो टॉपिक में हम आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीजों को ध्यान में रखेंगे जिसे चलिए देख लेते हैं। तो बच्चों कुछ चीजों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, जैसे डायपोल एक्सिस। क्या है भाई डायपोल एक्सिस? आप जानते हो डायपोल एक्सिस टोटल लेंथ होती है। अगर ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसका ये ओरिजिन सेंटर Q है, आप जानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल लेंथ होती है ये 2L होती है। मीन्स हर एक चार्ज से जो डिस्टेंस होती है सेंटर की वो L होती है, आप ये जान रहे हो। ठीक है, दूसरा हमें इक्वेटोरियल प्लेन के बारे में जानना है। ये सारी चीजें हमें पहले से ही जाने रखने की बच्चों। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है अभी भी हमने बताया। इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है? ये एक इमेजिनरी प्लेन होता है जो कि डायपोल के ओरिजिन से 90 डिग्री एंगल पर रखा होता है, एकदम यूं ऐसे। अगर ये डायपोल यूं ऐसे रखा है, ठीक है, इसी प्लेन को हम कहते हैं बच्चों इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पर लिखा भी गया है इंटरसेक्ट्स द सेंटर ओ परपेंडिकुलर। ओके, याद रखिएगा इस चीज को बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद टारगेट हमारा क्या है? आज का हमारा टारगेट क्या है बच्चों? कैलकुलेट द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी लोकेटेड एट डिस्टेंस आर। मींस कि ये जो हमारा पॉइंट है इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है, ये इक्वेटोरियल लाइन यहाँ पर एक पॉइंट है P। यहाँ पर हमें क्या निकालना है? यहाँ पर P पर हमें निकालना है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। और इस पॉइंट की इस ओरिजिन तक की डिस्टेंस जो है ये है बच्चों स्मॉल r। याद रखिएगा कितनी डिस्टेंस? ये स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट मौजूद है सेंटर से इक्वेटोरियल लाइन पर एक डायपोल पे, वहीं पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों का हम ध्यान देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, एक फाइनल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान देंगे तभी हमें डेरिवेशन समझ आएगा और वो फॉर्मूला कैसे बना है ये समझ आएगा। कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना होगा हमें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा एक नेगेटिव चार्ज है बच्चों और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं इसे। ठीक है, ये
नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉइंट पी है जो कि इक्वेटोरियल लाइन पर, यही लाइन क्या है बच्चों, इक्वेटोरियल लाइन है, जहां पर ये पॉइंट पी मौजूद है, जो कि सेंटर से कितनी दूर है, सेंटर ओरिजिन से सेंटर से कितनी दूर है, आर दूरी पर है, लिख सकता है, दिख रहा है। ओके, अब चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, भाई कौन इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, ये किस डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पी पर किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, आपको मैंने बहुत पहले ही बताया था, शुरू में ही बताया था, बार बार मैं बताते आ रहा हूँ कि भाई आपको कहीं पर भी अगर ऑब्जर्वेशन करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो आप टेस्ट चार्ज वहां जरूर मारेंगे, क्यों नॉट जरूर मारेंगे। इसका मतलब आपको यहाँ पर एक क्यू नॉट कंसीडर करना है, क्या करना है बच्चों, एक क्यू नॉट कंसीडर करना है, टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज का हमने बताया था नेचर कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ये याद रखिए, हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, मींस इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ठीक है, समझ गए। अब नेगेटिव चार्ज की बात करें, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो डायरेक्शन दिया ना बच्चों, ये गलत है, इसको ध्यान नहीं देते, ये एक्चुअल में डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं, वही मैं बात को बताने जा रहा हूँ कि थोड़ा प्रिंट होने में गलत हो गया है। तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, किस नेचर का लगेगा, अट्रैक्शन अट्रैक्टिव लगेगा या रिपल्सिव लगेगा, अट्रैक्शन का या रिपल्सिव, यस सही पकड़ा आपने, अट्रैक्शन का फोर्स ही लगेगा, क्योंकि अपोजिट नेचर के चार्जेस है ना। तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को इधर की ओर खींचेगा, मींस ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में लगेगा बच्चों, इस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है E2 वो इस तरफ है। पहले हमने जब पॉजिटिव चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उसे E1 हमने कहा, जिसकी डायरेक्शन इधर थी। नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उसकी डायरेक्शन इधर, इसको खींच रहा है बच्चों, क्लियर है, ओके। आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा। इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, एक इधर की ओर एक इधर की ओर, क्लियर ना, ओके ठीक है। तो कुछ चीजें और अभी में समझना है, इन्हीं चीजों को देखिए हमें ध्यान में रखना है, ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान में रखना है, तभी हमारा डेरिवेशन स्मूथ होगा। और ये छोटी छोटी चीजें जो होती है मैथमेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, यही बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं और लापरवाही कर जाते हैं, जिससे कि मार्क्स गड़बड़ हो जाता है। इन्हीं चीज का बच्चों आपको ध्यान दें, ठीक है। तो बच्चों आपको ये पता है कि सेंटर से हर चार्ज के बीच की डिस्टेंस होती है वो एल होती है, जैसा कि यहाँ दिखाई है, सेंटर से चार्ज के बीच की डिस्टेंस एल होती है, ओके। और ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी बच्चों, आर है, यस सही पकड़ा आपने, कितनी है, आर है। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए यहाँ पर कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, दोनों ही तरफ ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये इधर भी और ये इधर भी, क्योंकि हमने कहा कि इक्वेटोरियल लाइन हमेशा 90 डिग्री एंगल पर होता है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आप कह सकते हो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेन्यूस होगा, जानते हो ना। अब याद करो जरा पाइथागोरस का थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे साथ पढ़ो, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेसिस, यस उसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल, वही हमारी हाइपोटेन्यूस कहलाती है, ओके बच्चों। तो आप देख सकते हो कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, हम इसे कह सकते हैं, बेस हमेशा नीचे होता है, परपेंडिकुलर ऐसे खड़ा होता है हमेशा, ठीक है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूस जो है ये कितना है बच्चों, आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बात एक है। और इसी हाइपोटेन्यूस से जब स्क्वायर हटाया गया, रूट लिया गया, तो इधर आ गया इसका स्क्वायर रूट फॉर्म में, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। सेम वही चीज इस वाले ट्रायंगल में भी किया गया है, इधर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है पाइथागोरस थ्योरम से वो इतनी आएगी, याद रखना बच्चों, ठीक है। ये मैंने बता भी दिया कि कैसे आया है, मैंने बता भी दिया, अब डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। आई होप कि इतनी चीजें आप समझ गए हैं, ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी।
अब थोड़ी सी और चीजों के बारे में हम जानेंगे बच्चों। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर दो डायरेक्शन में लग रहा है, एक इधर की ओर E1 की डायरेक्शन में और एक इधर की ओर E2 की डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? आपको पता है ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ऐसे लग रही है, ये ऐसे ऐसे लग रही है, तो इनके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? एकदम बीचों बीच में होगा। इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? एकदम बीचों बीच में होगा। जिस डायरेक्शन में पेन है, जिस डायरेक्शन में क्या है बच्चों? पेन है हमारी। ठीक है, आप ये वेक्टर एनालिसिस में पढ़कर आए हो, क्लास 11 की फिजिक्स में पढ़ाया जाता है दो वेक्टर्स की अलग अलग डायरेक्शन, तो उनके बीचों बीच में क्या पढ़ा था आपने? पैरेललोग्राम लॉ, है कि नहीं? उसमें आपने जाना था दो वेक्टर्स की डायरेक्शन है ऐसे, तो उनके बीचों बीच में उनका रिजल्टेंट है। वही चीज यहाँ पर है, तो इनके बीचों बीच में इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा बच्चों। यही हमको निकालना है। आई होप कि क्लियर होगा सभी, समझ गए? देखो मैं चीजों को धीरे धीरे लेकर जा रहा हूँ, बहुत आसानी से आप चीजें समझ सकते हैं अगर आप कंसंट्रेट होकर वीडियो देखेंगे। ठीक है, आपको दोबारा कभी भी नहीं देखनी पड़ेगी बच्चों, बस कायदे से समझिएगा। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होगी, है ना? मैं इसी एक फिगर में सारी चीजें आपको, सारी डिटेलिंग आपको दे दे रहा हूं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, बार बार आपको फिगर ना बनाना पड़े, एक ही फिगर में धीरे धीरे मैं एक एक हर एक टर्म समझा रहा हूं। ठीक बच्चों, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अच्छे से इसको समझिए। ओके, तो चलिए अभी तक हमने क्या जाना कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे इधर हो जाएगी। ठीक है भाई, हमें ये भी समझ आ गया। ओके, अब देखिए ये जो पॉइंट पी है, दोनों ही चार्ज से कुछ ना कुछ तो एंगल बनाता होगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एंगल तो बनाता ही होगा। ये दोनों एंगल सेम होंगे, बेस के दोनों एंगल सेम होंगे, क्योंकि जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है। ये भी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ये भी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, विच इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता है बेस एंगल जो नीचे के एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? सेम सेम होते हैं। जैसे कि इसीलिए मैंने यहाँ पर थीटा थीटा दोनों तरफ कर दिया। अच्छा, अब देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा नहीं हो सकता है? क्या ये एंगल थीटा नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने पढ़ा हुआ है कि दो पैरेलल लाइंस को कट करने वाली अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर है। ठीक है, ये सारे रूल्स आपने पढ़े, या तो आप ऐसे कह सकते हैं भाई कि जेड रूल आपने पढ़ा ही होगा। जेड रूल, ये दोनों पैरेलल एंगल जितना उतना ही एंगल भी होता है। ये सारी चीजें ज्योमेट्री में आप पढ़ कर आए, तो आप देख सकते हैं यहाँ ये दोनों पैरेलल है और उनको ये ट्रांसवर्सल लाइन काटती जा रही है। मतलब जितना एंगल अगर ये होता है ये फिर होगा, है कि नहीं? जितना एंगल अगर मान लीजिए ये है तो ये भी फिर होगा, ये बराबर, ये बराबर, ये चारों एंगल आपस में बराबर। ठीक है, वैसे ही आप जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल होगा। बिल्कुल होगा बच्चों, बिल्कुल होगा। ठीक है, और यहाँ पर तो साफ साफ जेड में दिख रहा है, ये जेड बनता हुआ दिख रहा है ये, तो ऑब्वियसली जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल यहाँ ये भी, मतलब दोनों ही केस में थीटा थीटा एंगल बनता है कि नहीं बच्चों? आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो इसी फिगर में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिगर देखिए, मैं धीरे धीरे आपको फिगर में चीजें ऐड कर रहा हूं, ये आपको भी करना है, आपको भी एग्जाम में ऐसा ही करना है, रटना नहीं है, छापना नहीं है, कुछ फर्रे वगैरह नहीं बनाना है। ठीक है, वरना खराब हो जाएगा पूरा मामला आपको। बस समझिए धीरे धीरे चीजों को, आप फिगर बना दीजिए, आपका आधे से ज्यादा काम आपका फिगर और डायग्राम कर देगा। फिजिक्स में यही तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप एक बार समझ गए कॉन्सेप्चुअली, आप समझ गए फिगर्स को, डायग्राम्स को ना, इसके जो भी बन रहे हैं पिक्चर्स वगैरह, बस एक बार अगर कायदे समझ गए ये क्या है वो क्या है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो बस ये समझोगे ना, तो बस समझिए कि आपका डेरिवेशन होना तय है, क्योंकि आप उसी में से देखकर आधे से ज्यादा काम करोगे। ठीक बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल तक भी हमने डिफाइन कर लिया। अब देखिए, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की ओर है E1, तो क्या इस दो कंपोनेंट बन सकते हैं? ऑब्वियसली इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट। आपने वेक्टर एनालिसिस में बच्चों पढ़ा हुआ है
क्लास 11 में वेक्टर में आपने पढ़ा हुआ है ना। ये देखिए मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ कि ये अगर मान लीजिए एक वेक्टर ए है, ध्यान से मैं थोड़ा रिकैप करा दूँ क्लास 11 स्टडी। अगर ये इस डायरेक्शन में वेक्टर ए है तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, कौन कौन से, कॉस थीटा वाला और साइन थीटा वाला। कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हमेशा उस साइड में होता है या उस तरफ होता है जिस साइड से एंगल टच होता है। जैसे कि देखिए यहाँ एंगल टच में ये साइड है, ठीक बच्चों, ये वाली साइड से एंगल टच में, इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा इस वेक्टर का वो cos थीटा कंपोनेंट होगा, वेक्टर ए cos थीटा। और इसी cos थीटा कंपोनेंट से हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन होता है, sin थीटा कंपोनेंट। हमेशा इस cos थीटा में से sin थीटा कंपोनेंट होता है, वेक्टर ए sin थीटा। आई होप कि बच्चों ये क्लियर हो गया होगा, क्लास 11 से मैंने लिया है। वही चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। E1 के केस में, सिर्फ E1 के केस में नोटिस करिए, E1 की डायरेक्शन इधर है तो E1 के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस तरफ बनेंगे एक इस तरफ। क्या होगा वो, E1 cos थीटा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था एंगल जिससे जिस साइड से टच में होता है वो साइड cos थीटा कंपोनेंट में चली जाती है। तो ये एंगल इस वाली साइड से टच में था तो ये इसमें चला गया बच्चों cos थीटा वाले कंपोनेंट। मतलब कि E1 की वजह से एक इफेक्ट इधर की होगा और एक इफेक्ट किधर जाएगा ना, ये इसके जस्ट ऊपर, विच इज हमने बताया ना cos थीटा के जस्ट परपेंडिकुलर कौन होता है, sin थीटा कंपोनेंट होता है, विच इज E1 sin थीटा। है कि E1 में दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को दिखाया हमने, एक इस तरफ और एक इस तरफ, सिर्फ और सिर्फ अभी ये E1 की बात हुई है, क्लियर है, ओके। अब हम E2 की बात करेंगे। E2 भी यहाँ बच्चों देखिए कहां से कहां है, इधर की ओर लग रहा है और इसने एंगल ये सटाया हुआ है इस वाली साइड से। इसका मतलब E2 के भी दो इफेक्ट देखने को मिलेंगे दो डायरेक्शन में, एक इधर देखने को मिलेंगे एक, चलिए देखते हैं कैसे। E2 की डायरेक्शन आपको पहले से पता है इधर की ओर और उससे ये वाली साइड, एंगल से ये वाली साइड टच में। इसका मतलब E2 का एक कंपोनेंट इधर बनेगा विच विल बी E2 cos थीटा। क्यों cos थीटा, क्योंकि हमने बता रखा है कि जिस जो साइड एंगल से टच हो उसको cos थीटा कंपोनेंट चला जाएगा। मतलब E2 का एक इफेक्ट इधर रहेगा विच इज E2 cos थीटा, और इस E2 का एक इफेक्ट इसी cos थीटा में जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, cos थीटा के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा ना। तो जैसे मैंने यहाँ बताया था, तो इस डायरेक्शन में कौन होगा बच्चों, E2 sin थीटा। याद रखिएगा बच्चों, इतनी चीजें देखिए मिक्स हो गई, चीजें उसी में देखिए एकदम मिली हुई लग रही है, लेकिन नहीं, कुछ मिला नहीं है। आप इंटरमीडिएट के बच्चे हो, आप में इतना कैलिबर है, आप समझ सकते हो, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। नहीं समझ आया तो यहाँ तक वीडियो थोड़ा सा पीछे फिर से कर लीजिए और देख कर समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर इतनी चीजें अगर आप जान गए हो तो समझिए आपका पूरा लोड खत्म है। इसके बाद में चीजें बहुत आसान है बच्चों। आई होप तो क्लियर हो गया होगा इतना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हम अपने डेरिवेशन में आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ तक हमने जान लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ओवरऑल जो होगी इस डायरेक्शन में ही होनी है, जो कि E2 cos थीटा और E1 cos थीटा से ही मिलकर बनी है, ठीक है। तो टॉपिक में हम आगे की ओर बढ़ेंगे और हम कुछ चीजों पर ध्यान देंगे। जैसे कि जो पॉइंट P था, आपने देखा कि उस पर कहां कहां इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, किस किस डायरेक्शन में, ठीक है। तो E2 की वजह से एक कंपोनेंट E2 का इस तरफ था, E2 cos थीटा। E1 की वजह से एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में था, E1 cos थीटा, ठीक है। और दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की वजह से जो इसके कंपोनेंट बने हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, वो ऐसे परपेंडिकुलर एक दूसरे के, ठीक है बच्चों। तो उसी पॉइंट P को, ये जो अभी मैंने दिखाया था, ये जो बनाया था, इस पर्टिकुलर रीजन को मैंने जो है आपको बस जूम करके दिखाया है कि हमारा मुद्दा है, हमारा जो मेन हिसाब किताब है वो इस पॉइंट पर लगने वाला है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ये वाला और एक ये वाला। इन्हीं दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है
इस डायरेक्शन में लगेगा और इन दोनों में क्या काम है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों क्यों कैंसिल करेंगे ये भी हमें जानना है, ठीक है। ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। चलिए हम अभी थोड़ी सी बातें इसमें पहले देख तो फिर हम बताते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इक्वल्स थीटा आर अलाइन्ड परफेक्टली, दे कंपाउंड। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है cos थीटा वाले, चाहे इवन cos थीटा या इवन cos थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये कंबाइंड हो जाते हैं। मतलब ये दोनों मिलाकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करते हैं, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट्स sin थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, दे डिसॉल्व। यहाँ लिखा भी है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, कैंसिल कर दो एक दूसरे। कहने का मतलब ये है, अगर एक रस्सी लिया जाए, मान लीजिए ये एक रस्सी है, 4 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया जा रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स इधर से, ये रस्सी कहीं जाएगी नहीं, बीच में फंस जाएगी। मतलब दोनों ही लगा के, दोनों डायरेक्शन में लगा के फोर्स ने एक दूसरे को खलास कर दिया, फाइनल कर दिया, या कह लीजिए किल कर दिया। मींस बैलेंस हो गया। ये दोनों ही एक दूसरे को किल कर दे रहे हैं, बैलेंस कर दे रहे हैं, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में ही है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ओके, तो मैंने क्या बताया, ये बराबर क्यों होंगे, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये और ये बराबर क्यों होंगे, ये जानना हमारा मुद्दा है। आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक टाइप जितना अमाउंट का ये चार्ज उतना ही अमाउंट का ये चार्ज है ना, तो जितनी फील्ड ये लगाएगा उतनी ही फील्ड इंटेंसिटी इसकी भी होगी, बशर्ते दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। इसके थ्रू लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके थ्रू लगाया इधर, इसके थ्रू तब बना जो साइन थीटा कंपोनेंट इधर, इसके थ्रू बना कंपोनेंट इधर। जब दोनों सेम अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, मतलब E1 और E2 जो दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं जो याद रखिएगा, ठीक है। और थीटा थीटा भी तो बराबर है, तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा दोनों बराबर हो जाएंगे। आपको पता है कि नो, क्या जान रहे हो बच्चों, ये जो E1 है ये E2 के बराबर है, याद रखिएगा, क्योंकि दोनों ही चार्जेस का अमाउंट सेम था और वो पॉइंट दोनों ही चार्जेस से सेम डिस्टेंस पर था। ये जो पॉइंट है इससे भी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिस्टेंस पर है, इससे भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की डिस्टेंस पर है, ठीक है बच्चों। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम, तो हमें ये पता चल गया है E1 sin थीटा E2 sin थीटा ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है। अब हम एक चीज और जानेंगे कि आपको पता है ये थीटा साइन थीटा, तो जाहिर सी बात बच्चों तक E1 E2 बराबर है, तो E1 sin थीटा भी बराबर होगा और E2 sin थीटा भी बराबर होगा। तो इस केस में ये भी तो हो सकता है E2 cos थीटा इज इक्वल टू E2 cos थीटा भी तो बराबर होगा, है कि नहीं। ये दो चीजों को नोट करिएगा, इन दो पॉइंट्स को नोट करिएगा। E1 sin थीटा भी बराबर होगा, E2 sin थीटा भी बराबर होगा, सर ठीक आपस में बराबर होंगे, ठीक है। सॉरी ये E1 ठीक है, ये E1 है, E1 cos थीटा भी बराबर होगा E2 cos थीटा के, ठीक है। जब ये भी बराबर अमाउंट का, ये भी बराबर अमाउंट का है, तो जाहिर सी बात है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को किल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो इन दोनों का इफेक्ट इसीलिए खत्म हो जाता है। बचे कौन, E1 cos थीटा E2 cos थीटा, जिनकी दोनों की डायरेक्शन इधर की हो गई, ये तो नहीं कैंसिल करेंगे क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन। हाँ, ये दोनों की अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो खत्म हो जाता है इसका, ये भी कैंसिल कर देते। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है E1 cos थीटा E2 cos थीटा इस डायरेक्शन में है दोनों ही, तो इस केस में ये मिला के कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बनाएंगे, व्हिच विल बी E1 cos थीटा बच्चों प्लस E2 cos थीटा। आई होप क्लियर होगा। दोनों मिलाकर इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E1 cos थीटा E2 cos थीटा, टोटल करना है तो हमें साइड से बात है, हमें उन्हें जोड़ देना है, ऐड कर देना है। आई होप क्लियर होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने अभी तक क्या जाना, आइए देखिए। हमने ये जाना P पर एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, E is equal to E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब चलिए ये चीजें तो हम जान चुके हैं, अब देखते हैं क्या, बिकॉज फिजिकल डिस्टेंसेस आर आइडेंटिकल। आपको पता है कि जो इक्वेटोरियल पॉइंट था उसकी दोनों ही चार्जेस से डिस्टेंस क्या थी, सेम सेम थी, आइडेंटिकल थी।
द कूलॉम बेस वैल्यूज आर इक्वल। कूलॉम बेस वैल्यूज भी उस केस में इक्वल होंगी भाई, दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है दोनों का अमाउंट सेम सेम है। क्यू नॉट और क्यू के बीच में, क्यू नॉट और पॉजिटिव क्यू के बीच में, क्यू नॉट और पॉजिटिव निगेटिव के बीच में सेम अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। लेकिन अगर अमाउंट की बात करें तो वो तो सेम होता है। ये भी चीजें ध्यान देने वाली, अमाउंट जो होता है बच्चों को वो सेम होता है कि नहीं, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और E2 है ये दोनों ही बराबर होंगे, जितना E2 होगा उतना ही बच्चों E1 भी होगा। ठीक है, ये E2 है, ध्यान से ये बच्चों आपका E2 जितना होगा उतना ही E1 भी होगा। ठीक है, अब आपको पता है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस समथिंग कितना होता है, हमने बताया था ना 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस के स्क्वायर में देता। तो पहले चार्ज जो क्यू नॉट सॉरी पॉजिटिव चार्ज हमारा था, जो पॉजिटिव वाला चार्ज हमारा था, वो अगर देखा जाए, फिर से हम पीछे क्यों आते हैं बच्चों, ये देखिए जो पॉजिटिव चार्ज था ये यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाएगा, इस पॉइंट पर, इस दूरी पर, इस दूरी पर कितनी इंटेंसिटी लगाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन क्यू कौन सा, इस चार्ज का अमाउंट, इस चार्ज का अमाउंट ही लोगे ना, क्यू अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, यही हम फॉर्मूला जाने हुए हैं, यही रिसेंट क्लासेस में पढ़ते रहे हुए हैं। ठीक है, तो पहले वाले चार्ज की थोड़ा थ्रू लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उस पॉइंट क्यू नॉट, जहां पर क्यू नॉट रखा है पॉइंट पी पर 1/4πε0 क्यू अपॉन उनके बीच की जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, उनके बीच की यही डिस्टेंस थी ना, है कि नहीं, फिगर पीछे देखिए उनके बीच में ये डिस्टेंस थी। अब आपको पता है E1 E2 बराबर है, E1 अगर इतना है तो E2 भी इतना है, E2 भी इतना है, याद रखिए E1 E2 बराबर है, दोनों की वैल्यू इतनी होगी। अब देखिए क्या है, आपको ये दिख रहा है ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये अंदर अंडर रूट है। अब आपको पता है कोई भी नंबर बच्चों अगर उसके ऊपर अंडर रूट है और उसका अगर आप होल स्क्वायर कर देते हैं तो खत्म हो जाता है, रूट स्क्वायर आपस में खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये आप जानते हो कि बहुत बच्चों वाली चीजें हैं ये सब। ठीक है, आप यहाँ पर भी वही चीज देखिए, पूरा का पूरा अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म में रूट लगा था, स्क्वायर रूट लगा था, आपने बाहर उसके स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर उसके स्क्वायर को कंप्लीटली कैंसिल कर देगा, खत्म कर देगा, तो बचेगा क्या, बस विदाउट स्क्वायर, विदाउट अंडर रूट स्क्वायर रूट के रह जाएगा। इतना टर्म बचेगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आई होप ये क्लियर होगा बच्चों, और दोनों E1 E2 दोनों की वैल्यू की बात कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ये इक्वेशन में ये पुट करना है, E1 की जगह ये पुट करना है, E2 की जगह भी ये पुट करना है, और cos थीटा को भी हमें रिप्लेस करना है कि नहीं। अब बच्चों आप हमें ये बताइए, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा क्लास 10th के मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में आपने जाना होगा कि साइन थीटा की क्या वैल्यू होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, cos थीटा की और tan थीटा की। तो इसी तरह आप बताइए cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है बच्चों, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, या एडजेसेंट मतलब बेस ही है, एडजेसेंट मतलब बच्चों बेस ही है। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही हमारा ट्रायंगल था, यही हमारा ट्रायंगल था ना, तो इसमें बेस कौन है, बेस बच्चों ये, हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस ये, बेस कौन है बच्चों, बेस ये है कि नहीं, दिख रहा है ना सभी को, सॉरी ये देख लीजिए, इसको क्लियरेंस नहीं बच्चों, वो देख लीजिए, ये बेस है आपका, ये बेस है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, और ये यहां से यहां तक हाइपोटेनस, क्लियर है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आपका जो cos थीटा है उसकी जगह आप ये रख सकते हैं। आपने E1 E2 की वैल्यू जानी, उसकी जगह क्या रखना है आप ये जानते हैं, और आप cos थीटा की जगह क्या रखेंगे आप यहाँ ये भी जानते हैं। तो वही जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था बच्चों, ये हमारा जो है E1 इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इन्हीं दो इसी इक्वेशन में हमें क्या E1 E2 की वैल्यू रखनी है और cos थीटा की वैल्यू रख देनी है। ठीक है, देखिए धीरे धीरे अपने फाइनल फॉर्मूले की ओर आ रहे हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बच्चों आपने ये जाना है कि E1 और E2 बराबर है और cos थीटा तो भाई बराबर तो है नहीं, हो आपको ये पता है बच्चों कि E इज इक्वल टू क्या था आपका, सॉरी
क्या चाहिए लगा भाई, गलत गलत। ओके, मैं फिर से देख लेता हूँ, ये है ना। ओके, हाँ आपने क्या जाना था बच्चों, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस C2 cos थीटा आपने जाना है। ओके, और अब हम आगे बढ़ेंगे। आपको पता है E1 E2 बराबर है, तो उनकी जगह सिर्फ हम ये दोनों मतलब जितना ये है उतना ये है, तो क्या इसको हम दो बार करके लिख सकते हैं? दो बार करके सिर्फ E1 cos थीटा करके लिख दें या E2 cos थीटा करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर है। ठीक है, मतलब ये जितना है, अगर ये इसकी वैल्यू मान लो 50 आ रही है, 50 आ रही है, तो इसकी वैल्यू 50 ही आएगी। तो दोनों को हम 2 इंटू दो दो गुणे 50 या 2 इंटू 50 कर सकते हैं कि नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं ये चीज, तो वही मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, अब क्या किया आपने, वही चीज देखिए मैंने यहाँ पर नोट कर रखी है बच्चों कि जो हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो इन दोनों को तो पहले सम हो जाएगा, तो आप मतलब सिंपली आप इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। E1 की जगह क्या रखा या E2 की जगह आपने क्या रखा, वो वैल्यू बदली जो अभी हमने पीछे निकाली थी। ठीक है, ये ब्रैकेट में है। ठीक है, और cos थीटा की जगह क्या रखा, L अपॉन दिस, है कि नहीं? E की जगह हमने क्या रखा, जो E1 E2 था उसकी वैल्यू ये मैंने रख दिया, और cos थीटा की जगह मैंने ये रख दिया, और ये दोनों जुड़ गए एक ही डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों बराबर है, 2 इंटू करके हम लिख सकते हैं इन्हें ऑब्वियसली। आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे, ऊपर के टर्म क्या है, 2L और Q एक साथ मैंने कर दिया, सब ऊपर थे ना, 2 को Q को और L को एक साथ मैंने कर दिया यहाँ पर, देखिए। और नीचे वाले टर्म को देखिए, ये और ये आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पावर 1 करके, और इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, पावर हाफ करके। स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है ना, अगर x की पावर अंडर रूट है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x पावर हाफ, वन अपॉन वन। ठीक है, वही चीजें यहाँ पर, लेकिन चीजों में आगे बढ़ने में। अब आपको ये पता है कि 2QL कितना होता है, आप जानते हो P इज इक्वल टू 2QL होता है, मतलब इस 2QL की जगह आप क्या लिखने जा रहे हो, आप P लिखने जा रहे हो बच्चों। अगले स्टेप में मुझे यहाँ पर P लिख देना चाहिए था, बट नहीं लिखा मैंने, आगे पहले नीचे वालों को समझेंगे, तो इतना जाने को कि इसकी जगह हम P लिखने वाले हैं। ठीक है, 2QL की जगह P लिखने वाले हैं। नीचे वाले टर्म को भी समझ लो, देखो ये जो टर्म है और ये जो टर्म है आपस में मल्टीप्लाई हो, और ये ब्रैकेट के अंदर के टर्म से एकदम सेम है, बस पावर अलग अलग है। आपने पढ़ा है ना मैथ्स में कि बेस दो टर्म्स के सेम होते हैं, और मल्टीप्लाई जब उन्हें करते हैं और उनकी पावर्स जो है ऐड करते हैं, मतलब बेस सेम है दोनों का और उनकी पावर अलग अलग है। सपोज कि अगर आपका a पावर n है इंटू a पावर n है, तो क्या हो जाएगा, a पावर n प्लस n। ओके, वही चीज यहाँ पर है, देखिए बेस सेम है, पावर्स को मैं ऐड कर रहा है। पावर्स कौन कौन सी है, वन और हाफ को जब ऐड करोगे बच्चों कितना आएगा, वन और हाफ को जब ऐड करोगे तो कितना आना है, तो इधर चला गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 3/2, फाइनली कितना आना है 3/2 पावर आनी है। तो वही चीज है, हमने बेस सेम कर दिया और पावर को बस जोड़ दिया आपस में, 3/2 कर दिया। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा बच्चों यहाँ तक। और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 2QL की जगह हम P रख देंगे बस। ठीक है, फॉर्मूला हमारा काफी हद तक बन गया है लगभग, बस थोड़ा सा और है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों अभी मैंने कहा था कि जो आपका 2QL है उसकी जगह आप P लिख सकते हो, बिल्कुल ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है या करता है। ठीक है, जो पिछले केस में हमने जाना था जहां पर 2QL जो था, इसी की जगह पर हमने बस क्या कर दिया, P कर दिया, बाकी चीजें एज इट इज है बच्चों। बाकी चीजें क्या है, एज इट इज आप देख सकते हैं, जो फाइनल ये फॉर्मूला आपका बना हुआ है। ठीक है, ये फाइनल अभी फॉर्मूला बना हुआ है, लेकिन अभी थोड़ी सी चीजें इसमें बची हुई। हालांकि ये जो फॉर्मूला है ये आपको बहुत एग्जैक्ट वैल्यू देगा, बहुत ही ज्यादा एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है, लेकिन अभी भी इसको हम और थोड़ा लाइट वेट बनाते हैं, तो और हल्का करते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप ये जानते हो बच्चों कि ये जो हमारा डाइपोल होता है, इसमें जो एल होता है ये बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, और ये डिस्टेंसेस जो भी ली जाती हैं आर वगैरह, ये बहुत ही बड़ी होती है। मींस यहाँ पर देखिए मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ एक छोटा सा डाइपोल है, इसका ये छोटा सा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये माइनस है ये प्लस है, और इस
ऑब्वियसली तो यहाँ से जो डिस्टेंस एल होती है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल है। एल की कंपेयर में आर भी कितना बड़ा है, मतलब एल जो होता है बहुत ही छोटा होता है आर से, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। तो ऑब्वियसली आप एल स्क्वायर को क्या कर सकते हो भाई, लगभग लगभग जीरो के बराबर कंसीडर कर सकते हो। मतलब एल की जो वैल्यू होती है वो 0.2 लगभग, मान लीजिए एक रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल को मान लीजिए एक 0.2 की वैल्यू है। अगर इसका हमने स्क्वायर कर दिया तो ये और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, और भी ज्यादा क्या होगा बच्चों, ये और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। मतलब एक एल छोटा है, ऊपर से उसका स्क्वायर बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो आप उसे नेग्लेक्ट ही कर दीजिए, हटा दीजिए। ये वही बात है कि 1000 रुपए में आपने 1 रुपए जोड़ दिया, 1 रुपए और लगा दिया, कोई फर्क पड़ेगा? या 1000 रुपए में से 1 रुपए निकाल लिया, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ये वही वाली बात है। अगर 1000 को आप आर से कंपेयर करें और 1 को जो है आप एल से कंपेयर करें तो बहुत छोटा है, ठीक है। इसीलिए हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं बच्चों। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है, कंडीशन एट माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस, एट माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए, ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस आर vastly exceeds dipole size L, मतलब बहुत बड़ा होता है ये L जो है, L से L की कंपेयर में R जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यही मैंने लिखवाया, देखिए ये जो है कि जो L है R से बहुत छोटा होता है। इस केस में जब L R से बहुत छोटा होता है तो इसका स्क्वायर तो लगभग लगभग खत्म ही है, एकदम जीरो ही है लगभग, उसको नेगलेक्ट ही कर दो। तो सिंप्लीफिकेशन क्या हमारे लिए है कि एल स्क्वायर जो है बच्चों ने लिखा है, एल स्क्वायर बिकम्स नेग्लिजिबल, नजरअंदाज कर दो द डोमिनेटर सॉरी डिनोमिनेटर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2 सिंप्लीफाइज एग्जैक्टली टू आर। मतलब ये जो टर्म है ये ऐसे बन जाता है। कैसे क्यों बन जाता है ये देखते हैं। जब आपने जाना है कि बच्चों एल की जगह कुछ नहीं होना है, उसे नेग्लेक्ट नहीं कर देना है, तो बच्चे का क्या ब्रैकेट, ये आर स्क्वायर पावर 3/2। अब पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं। मैथ्स में आपने ये भी पढ़ा है बच्चों, कि मैथ्स में आपने ये भी पढ़ा है कि अगर x पावर m है, उसकी पावर ब्रैकेट के बाहर n है, ये दोनों ही पावर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, वही चीजें यहाँ पर लिखी, यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ये इंटू 3/2, 2 से 2 को कट देंगे, बचा क्या, सिर्फ 3 आर पावर 3 ही बचा है कि नहीं बच्चों, वही चीज है। तो मतलब ओवरऑल ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या बन जाएगा, ये सिर्फ आर पावर 3 ही रह जाएगा। तो फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है बच्चों वो ये है, जिसे आपको याद करना है। किस केस में, जब आपका पॉइंट डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, आर डिस्टेंस पर है उसके ओरिजिन सेंटर से, उस केस में आपको इसका डाइपोल मोमेंट पता होना चाहिए और आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए आर पर। आप इजीली बता दो उस पॉइंट पर कितनी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी बच्चों। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए थोड़ा और भी कुछ चीजें जानते हैं, ठीक है। जो हमने जो पढ़ा है अब उसी बेस पर कुछ क्वेश्चंस हम आपको देंगे, 2 क्वेश्चंस के हम हिंट देंगे, बाकी 3 आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो आप करके आइएगा। हालांकि दोनों को सिर्फ मैं हिंट ही दूंगा, आपको ये भी करना है, ठीक है। बाकी आप खुद से सोचिए, नहीं समझ आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। ये जो टॉपिक मैंने दिया हुआ है उसी बेस पर है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ द चार्जेस प्लस माइनस, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल का चार्ज क्यू तो दे रखा है, क्यू कितना है 5 माइक्रोकूलम का है, प्लस माइनस दिया है, मतलब एक चार्ज प्लस में एक माइनस में, हालांकि आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेना है, ठीक है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल, मतलब दोनों ही चार्जेस के बीच में कितने डिस्टेंस है, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस अगर बच्चों 4 सेंटीमीटर तो एल कितना होगा, एल होगा 2 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस का हाफ होता है ना, वही है 3 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना, आपको किस में हमेशा लेना होता है, एसआई यूनिट में लेना होता है। तो सेंटीमीटर एसआई यूनिट नहीं है, आपको किस में लेना होगा, उसके मीटर में लेना होगा। तो 2 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.02 मीटर हो जाएगा। मतलब इसको बस हमने 100 से डिवाइड किया है, सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, बस वही मैंने किया है। तो 0.02 मीटर आया, ठीक है। आपको क्यू दिया है, एल दिया है, आप इसलिए पी निकाल सकते हो, P इज इक्वल टू 2 क्यू एल होता है। आप इसलिए पी निकाल सकते हो ना, P इज इक्वल टू 2 क्यू एल होता है। क्यू भी दिया, एल भी दिया, P2 निकल जाएगा भाई।
Calculate the electric field intensity at point on equatorial line 20 centimeter from the center of diaphragm. आपको R भी दे रखा है, कितना बच्चों? R इसमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। इसको 100 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 0.2 मीटर। आपको R भी दे दिया है, आपको Q भी दे दिया, L भी दे दिया। क्या बचा है? कुछ नहीं, बस आपको फॉर्मूले में रखना है जो लास्ट फॉर्मूला डिराइव करा है, इसको मैंने याद करने को कहा आपका। ठीक है बच्चों, तो पहले भी मैंने हिंट दे दिया। दूसरे क्वेश्चन में चलिए हिंट देते हैं आपको। डायपोल है से डायपोल मोमेंट, देखिए आपको सीधा सीधा डायपोल मोमेंट कूलॉम मीटर में दिया है, 10 पावर 8 into 10 पावर माइनस 8 कूलॉम मीटर में आपको डायपोल मोमेंट दिया हुआ है। बच्चों P दे रखा है आपको, ये P है, P दे रखा है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, सॉरी हां, एट पॉइंट 30 सेंटीमीटर अवे इट्स इक्वेटोरियल लाइन। ये आप दे रखा है इक्वेटोरियल लाइन से 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर। आपको पी दिया और ये कुछ नहीं है, फॉर्मूले में रखना है, करना है। ठीक है, बचे ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, आप पेपर पे हमें दिखाओगे बच्चों। ठीक है, अंडरस्टैंड? आई होप बच्चों आज की टॉपिक आपको समझ में आई। कोई भी डाउट हो बच्चों बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब बिल्कुल दूंगा। ठीक है, बाकी आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट।